This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching In Focus. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कमोडिटी की जो कीमतें हैं हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में नीचे आ रही हैं, हर तरफ हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये इंडिकेशन है एक वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का कि जहाँ पे डिमांड ख़त्म होती जा रही है और सप्लाई जो है बढ़ती चली जा रही है? ऑयल की कीमत के बारे में तो अक्सर हम बात करते रहते हैं कि कहाँ 140 का होता था, अब गिर के वो 45-50 के करीब है, जबकि दूसरी जो कुछ कमोडिटीज़ हैं उसमें इससे भी ज़्यादा शार्प ड्रॉप आया है। मिसाल के तौर पे नेचुरल गैस $18 का होता था, अब वो $2 का है। इसी तरह कोल जो कि $320 का होता था वो अब 60 का है। इसी तरह हम देखते हैं कि स्टील की कीमत में बेइंतहा कमी, इसी तरह और तमाम बड़ी बड़ी कमोडिटीज़ में हम कभी देखते हैं इवन फूड ग्रेन वगैरह की जो कीमतें हैं वो भी नीचे आ गई हैं, कॉटन वगैरह की कीमत भी नीचे आ गई है। तो ये एक वरीसम सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड इन द वर्ल्ड सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग, वेयर एज सप्लाई जो है हर चीज़ की बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, मिसाल के तौर पे शेल टेक्नोलॉजी आई जिससे बेइंतहा गैस और ऑयल दोनों निकल आया अमेरिका में। अमेरिका एक बहुत बड़ा नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल सडनली बिकेम ए सरप्लस कंट्री विथ 9.5 मिलियन बैरल ऑयल, और गैस तो इतना हुआ कि अब वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ द लो प्राइसेस। और इसी तरह जो और कमोडिटीज़ में कमी आई है, ये बड़े वरीसम सिचुएशन है। इसको समझने के लिए हमने आज दावत दी है एक बड़े एक्सपर्ट अदनान अगर साहब को, जो कि हेड ऑफ ट्रेडिंग डेस्क हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। अगर साहब, आपको काफ़ी इस फील्ड में माना जाता है, आप ज़रा सब एक एकेडमिकली या ओवरऑल सिचुएशन समझाएं कि क्या ये डिक्लाइनिंग प्राइजेज़ हमारे एक वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्राइस डिक्लाइनिंग स्टार्ट हुई है वो तकरीबन 2015 के अगर आप स्टार्ट में देख लें तब जो है ये एडवर्सली जो है प्राइसेस डाउनवर्ड आना शुरू हुई, इंक्लूडिंग ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर। और ये अगर प्राइसेस डिक्लाइनिंग को अगर हम देखें तो डिमांड का इसमें सबसे बड़ा रोल है कि डिमांड जो है राइट नाउ बहुत लोएस्ट लेवल पे चल रही है ओवरऑल एवरीथिंग, मतलब गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया। डिप्रेशन में यही होता है, बिल्कुल सही। 1929 में क्या हुआ था? सडनली डिमांड डिसअपीयर्ड। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल बेसिकली इसकी सप्लाई इतनी राइट नाउ बढ़ा दी गई है कि इस पर मतलब एक कैप लगाना कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक प्राइस वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो है ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे है। लेकिन ऑयल एक बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है राइट नाउ। अगर मैं आपसे बुरा ना माने, मैं ये कहूँगा कि जितनी कीमत गैस की घटी है ऑयल की उतनी नहीं घटी है। ऑयल 18 से 2 पे आया। जी। अच्छा, इसी तरह कोयला जो है जो कि एक अल्टरनेटिव है, आपके पास चॉइस है बिटवीन ऑल 3 डिफरेंट वेज, कि वहाँ पे भी हम देखते हैं कि 320 से घट के गिरा 40 तक गया, फिर अब 60 पे आके। लेकिन राइट नाउ अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ऑयल एक वो वाहिद चीज़ है जो सारी दूसरी एनर्जी जो अगर आप ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करें जैसे कोल है, गैस है, वो बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है चीज़ों को। अगर आप स्टॉक मार्केट के हवाले से देखें, ये जब तेल गिरता है तो इनको भी गिराता है। बिल्कुल सही है। अगर आप स्टॉक मार्केट को ही देख लें, अगर फॉर एग्जांपल ऑयल गिरना शुरू होगा तो एनर्जी स्टॉक्स मैसिवली गिरते हैं, और अगर एनर्जी स्टॉक्स गिरते हैं तो इंडेक्सेस, अगर आप दूसरी कंपनीज को भले पॉजिटिव जा रही हो, अच्छी जा रही हो, इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा वेट करता है एनर्जी सेक्टर पे, वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ऑयल प्राइसेस डाउनवर्ड आती हैं तो ओवरऑल सारी चीज़ों को ड्रैग करती हैं, क्योंकि वो एक बेसिक कमोडिटी है। जो ये तीनों तो हो गई ये चीज़ें, लेकिन हम देखते हैं कि स्टील की कीमत भी बहुत घट गई, हम देखते हैं कि प्लेटिनियम की कीमत भी घटी है, गोल्ड की कीमत भी घटी। गोल्ड अभी रिसेंटली जब आप लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की थी हालांकि 2400 तक डॉलर पे गया था, 1900 अभी 1200। जी। तो बड़ा हेवी लॉस वहाँ पे भी हम देखते हैं। सिल्वर में भी सुनते हैं काफ़ी लॉस हुआ है, 49 तक तो था। यू नेम एनी कमोडिटी इट्स ऑल गॉन डाउन। बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसी को देखें, अगर ये आप देखें कि ये प्राइसेस इनकी बढ़ी भी कितनी तेज़ी से थी। अगर हम 2010 से 2013 को ही फोकस रखें, सिर्फ 3 साल के अंदर गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन $1100 से $1900 पे आई थी। अच्छा, इतना मैसिव बूस्ट आया था। इसी तरह सिल्वर को देखें, सिल्वर कुछ $12 पे ट्रेड होता था 2012 के दरमियान, और वो 49 तक गया था 2013 तक के करीब, जो है 49 तक उसका हाई लगा था। तो ये इतना मैसिव प्राइस अपवर्ड जंप आया था, वो भी उसके पीछे रीजंस थे कि यूएस के डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़े हुए थे। यूएस अपने डेट पे डिफॉल्ट होने जा रहा था। डिफॉल्ट? जी, ये 2011 में अगर आप चेक करें तो ये यूएस अपने डेट पे डिफॉल्ट होने जा रहा था।
जिसकी वजह से इनका ये बहुत बड़ा प्राइसेस में मैसिव जंप आया था, क्योंकि वहाँ पे लास्ट मिनट जो है वो डील साइन हुई थी, वो कांग्रेस उनको अलाउ नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट बंद हो गई बिल्कुल थी। सही है। अच्छा। तो वो वाली डील पास नहीं हो रही थी, जिसके ऊपर गोल्ड सिर्फ एक मंथ के अंदर $300 बढ़ा था, 1600 से 1900 गया था एज ए अल्टरनेटिव ऑल्टरनेट, बिल्कुल सही, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड ऑल्टरनेट जो है इसकी वजह से वो इतना ऊपर चला गया। तो डॉलर इतना उस वक्त मैसिवली वीक हुआ था कि सारी करेंसीज को उसने जो है वो स्काई रॉकेट कर दिया था। तो ये फिर जब वहाँ पे डील साइन हुई, इसके बाद जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि अमेरिकन इकोनॉमी को तकरीबन 2 साल 3 साल का कोई उन्होंने एक्सपेंस की जो उसकी पास कर दी थी डेट के ऊपर, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो देखा कि स्टॉक मार्केट का रिवाइवल फिर वहाँ से शुरू हुआ। 2012 के एंड से आप समझ लें कि स्टॉक मार्केट स्लोली जो है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल की बढ़ना शुरू हुई, और 2015 में अगर आप देखें तकरीबन दुनिया के मेजर इंडेक्सेस ने जो है अपने ऑल टाइम हाई लगाना स्टार्ट किए। एक रीज़न बिहाइंड यही था कि जो इतनी ज़्यादा प्राइसेस डाउनवर्ड आई थी उसमें मैसिव कंपनीज को लॉस भी हो रहा था, लेकिन वो एक देख रहे थे कि ये आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि डिप्रेशन भी नज़र आ रहा था, जो अब आपको देखें 2016 के स्टार्ट से नज़र आ रहा है। लेकिन 2015 में लोगों का ये फोकस था कि इतनी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, लोग जो है डिमांड और बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड पिक नहीं कर पाई क्योंकि सप्लाई मैसिव बढ़ गई है। आपकी वही वाली बात है कि टेक्नोलॉजी राइट नाउ इतनी अच्छी मैसिव आ गई है कि ऑयल अगर हम देखें पहले दुनिया में इतने रिजर्व नहीं थे, लेकिन शेल की वजह से हर कंट्री के पास मैसिव रिजर्व जो है आ चुके हैं, जिसकी वजह से के बारे में कहते हैं कि 51 ट्रिलियन का रिजर्व है अगर जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास आ जाती। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से जो है वो प्राइस सप्लाई में इतना ज़्यादा वो आ गया है, गैप सप्लाई एंड डिमांड में, कि सप्लाई जो है वो हर ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ती जा रही है, और अगर हम डिमांड को देखें वो ईयर ऑन बेसिस पे कम होती जा रही है। अगर साहब आपने जो बात 2011 की कह दी ना, मेरी नज़र में, मैं मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरी नज़र में मेन प्रॉब्लम यही है कि अमेरिका जो है, अगर आप देखें कि 1945 से लेके इकोनॉमिक सुपर पावर बना, दुनिया भर से कर्जे, देखिए 1954 के बाद अमेरिका डेफिसिट में है, बिल्कुल 45 से ले 54 तक तो बहुत सरप्लस था, 54 से वो डेफिसिट में है, यानी कि उसका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। बिल्कुल सही। अब वो फाइनेंस होता रहा थ्रू डेट। बिल्कुल सही। और आपने कहा, जैसे बताया कि 2011 में वो डेट 100% ऑफ जीडीपी आ गया। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस दे कैन नॉट बोरो मोर देन दैट। बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट वाज शट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो हर आदमी ने, शायद आपने बहुत कीनली नोट किया इसको, दैट वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट आई थिंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री, कि 1945 से लेके अब तक जो ग्रोथ होती रही अमेरिकन डेट के बेसिस पे, वो वहाँ पे ब्रेक लगा, स्टॉप हुई है। फिर वहाँ पे उन्होंने शायद 14 बिलियन पे लगा था। बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने 16 बिलियन की लीवे दी। अब रिसेंटली 20 ट्रिलियन हो गई। अब 19 तो ऑलरेडी वो आ चुके ऑलरेडी हो चुके हैं। और ट्रंप की जो राइज है उसकी एक मेजर वजह यही है कि वो कह रहा है जी, अगर जो जिस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है 21 ट्रिलियन पे हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। देन वी आर नॉट नो मोर ए कंफर्टेबल कंट्री, और 14 से जो है वो 20 जो है सिर्फ $6 ट्रिलियन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो उन्होंने अपने इकोनॉमी को जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही उन्होंने मैसअप कर दिया वहाँ पे, जिसकी वजह से $6 ट्रिलियन सिर्फ जो है 8 ईयर्स की टर्म में बढ़ गए उसके। तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को 14 के बाद रुकना चाहिए था, रुका नहीं और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा तेजी से जा रहा है। क्लिंटन का मेन इलेक्शन का कैंपेन इसी बात पे है कि you people do not understand what the hell is happening. He is a businessman, he knows कि what 20 और 18 trillion debt means. अच्छा, जब ये हुआ था 14 में, तो एक जो कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ था कि ठीक है आप इसको 16 पे या जितने पे ले जाएं, इन द मीन टाइम आप कॉस्ट कटिंग भी करें। कॉस्ट कटिंग करें। तो कॉस्ट कटिंग जो हो रही थी वो मेरे ख्याल में 2 बिलियन पर मंथ के हिसाब से शुरू हो गई, जो 11 के बाद ही से, लेकिन साथ साथ जो 2008 के बैड डेट थे उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट नोट भी छापती रही उसी इक्विवेलेंट अमाउंट से, लेकिन ये जाके 14 में जाके जो है ये मामला रुका है मजीद देने का। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में अब नेट डिमांड कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही है। एक ये भी रीज़न है, आप इसकी सेकंड अगर आप देखें, यूरोप भी बहुत बड़ा रीज़न है, और चाइनीज़ इकोनॉमी की जो डाउनवर्ड आना जो है वो यूरोप की वजह से ही है, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरोप को। अच्छा। और यूरोप की इकोनॉमी स्लो डाउन होने की वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है, और चाइना की इकोनॉमी जिस तेज़ी से ऊपर जा रही थी उसी तेज़ी से वो डाउनवर्ड आना शुरू। अच्छा, आपने यूरोप की बात की, अगर आपके हम 2011 वाली बात लें कि गवर्नमेंट रुक गई, फिर डील हुई, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि भाई 2 बिलियन कॉस्ट कटिंग करो, साथ साथ वो जो ओल्ड 2008 वालों को हेल्प कर रहे थे वो कंटिन्यू रहा, फिर वो भी रुक गया। बिल्कुल। इसका मतलब है यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी तो परचेजिंग कम हुई ना। बिल्कुल सही। अगर एप्पल की कंपनी बहुत पैसा कमा रही है या माइक्रोसॉफ्ट वाला बहुत कमा रहा है, तो वो इंडिविजुअली या ग्रुप ऑफ पीपल कमा रहे हैं, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज नॉट मेकिंग दैट मच मनी, एवरीवेयर देयर इज कट।
स्कूल के बजट कम हो रहा है, पुलिस के बजट पुलिस, कम हो रहा है, everything, army हेल्थ का budget केयर कम के हो रहा है, बजट, आर्मी का बजट का, दैट मीन्स दैट मच पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ मोर मनी दैट दे वर गेटिंग। और ये ओबामा और सैंडर्स यही तो शोर मचा रहे कि ब्लैक्स के अंदर, यूथ के अंदर 50% अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरी इंडस्ट्रीज पहले ही बंद हो चुकी हैं, तो वो वहाँ पे शोर मचा रहे थे। तो अमेरिका का स्लो डाउन होना इन टर्म्स ऑफ पहले तो खरीदे जा रहे थे, ये मैं समझता हूँ वहाँ से वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर है। यूरोप का स्लो डाउन होना भी अलग ट्रिगर है। देखिए अमेरिकन इकोनॉमी का अगर आप फोकस करें, वो नाइदर प्रोडक्शन है ना वो इंपोर्ट, इतना मतलब वो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी चलती है वो फाइनेंशियल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से एक अमेरिका जो है वो अर्न करता है। लेकिन दुनिया भर में राइट नाउ अमेरिका के ही कंपैरिजन में जब वो एक है इतनी बड़ी इकोनॉमी, मैसिव इकोनॉमी, जिसकी इंपोर्ट जो है वो कम होती जा रही है और अपनी जो है इंटरनल रिसोर्सेज पे अब वो फोकस कर रहे हैं। जैसे आप गैस की बात है कि वो रादर देन इंपोर्ट करने की जगह वो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा सोच रहे हैं। ऑयल की भी अगर आप चेक करें तो लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया है। हाँ, वो मेक्सिको को किया है, बिल्कुल अलाउ कर दिया, पहले तो मना था, बिल्कुल मना। इसके बाद अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम दूसरे भी अब जो है वो कंपटीशन में आए और ऑयल को जो है हम दूसरी भी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू करें। अगर एक लार्जेस्ट इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बन जाएगा तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मैसिवली जो है इंटरप्ट होगी ऑयल की। और ये भी एक रीज़न है कि इंपोर्टर जो है इतना बड़ा और वो डाउनवर्ड आता है तो वर्ल्ड स्लो डाउन तो आएगा ही। और अगेन वही वाली बात है कि अगर वर्ल्ड स्लो डाउन आ रहा है तो यूरोप भी जो अमेरिका से चीज़ें परचेज करता था, फाइनेंशियल सर्विसेज लेता था, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी की इतनी हालत ख़राब है कि वो डाउनवर्ड होता जा रहा है। और चाइना जिसको एक्सपोर्ट करता था, चाइनीज़ इकोनॉमी जो है उसी वजह से रिलाई करती है, बहुत ज़्यादा यूरोप पे रिलाई करती है। और अगर आप देखें कि चाइनीज़ इकोनॉमी का डाउनवर्ड आने का एक और रीज़न भी है इंडियन इकोनॉमी का राइज होना। इंडिया जो है वो रिप्लेस करता जा रहा है, आराम से जो है रिप्लेस करता जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी इंडिया चाइना को रिप्लेस कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। चीप लेबर वहाँ पे भी अगर देखें इंडिया में भी अब मैसिवली चीप है। और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने स्पेशली जो फोकस किया हुआ है इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत हर्ट हो रही है। आराम से इंडिया यूरोप में जो है चाइना को एक्सपोर्टिंग में रिप्लेस करता जा रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी रिप्लेस करता जा रहा है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू की हुई है। तो ये दो बड़ी इकोनॉमी जो टकराएंगी आपस में, और 1, 2, 3 इकोनॉमीज़ अगर इंडिया के पीछे रहती है मैसिव इकोनॉमीज़, तो ये वर्ल्ड स्लो डाउन का एक रीज़न ये भी है कि कंपटीशन राइट नाउ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल जो है राइट नाउ जो शिफ्ट आया हुआ है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इंप्रूव हो रही है, तो इसी तरीके से सप्लाई भी दुनिया की मैसिवली बढ़ती जा रही है। हर चीज़ अभी जैसे आप देख लीजिए कि आज से 1-1.5 साल पहले मुझसे कोई कहता था सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मैंने कहता यार इसका कोई चांस नहीं है, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव, बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड थिंग लाइक दैट। या इसी तरह हम लोग हाइब्रिड कार वार को कहते थे यार छोड़ो बेकार बातें। लेकिन अब ये हम सुन रहे हैं कि ये जो सोलर टेक्नोलॉजी वो भी इतनी चीप होती चली जा रही है। ये चिप जो इसके लिए इस्तेमाल होता है पहले बहुत महंगा होता था, बहुत सस्ता हो गया और मज़ीद सस्ता हो रहा है, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है। इसी तरह ये जो विंड के टर्बाइन पहले मिलते नहीं थे, अब और लोगों ने भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जो टफ कंपटीशन है दुनिया में इस वक्त, हर काम अब बाराक ओबामा, ये क्लिंटन को सुन लें, आप सैंडर्स को सुन लें या ट्रम्प, सब जॉब ही कर रहे हैं। वी अमेरिकन नीड जॉब्स। एप्पल को कह रहे हैं कि अपना प्लांट यहाँ लाओ, और सब तमाम ब्रिंग बैक ऑल जॉब्स, स्टॉप मैक्सिकन्स कमिंग इन। तो जॉब की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है जी। और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बिल्कुल सही है। एक ये भी बहुत बड़ा फोकस है कि नेशनलिज्म जो है राइट नाउ दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया को एक स्पेशली फोकस कर ले कि जो इनकी पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, जो कांग्रेस के बाद अभी बीजेपी है, तो नेशनलिज्म मतलब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है। अगर आप यही अमेरिका को देखें, अगर ट्रम्प जहाँ पे जीत जाता है तो नेशनलिस्ट है बेसिकली। और अगर दूसरी भी जगह पे हम देखें तो नेशनलिस्ट फोकस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि अब देख रहे हैं कि अब इकोनॉमीज दुनिया भर की सर्वाइव नहीं कर पा रही है। एक तो मैसिव टेक्नोलॉजी बूस्ट की वजह से भी कि सप्लाई इतनी ज़्यादा डाल दी गई है, और एक दूसरी चीज़ कंपटीशन राइट नाउ दुनिया भर में इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से जो है बड़ी पहले हम कहते थे कि कंपनीज आपस में राइवल्स होती थी, अब इकोनॉमीज राइवल्स हो गई हैं, कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, करेंसी वॉर्स चल रही है राइट नाउ। जो करेंसी वॉर्स है, करेंसी वॉर की वजह से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल डॉलर को ही देख लें, जो 2015 में बहुत अच्छा खासा ऊपर आया था, 2016 के स्टार्ट से देखें वो डाउनवर्ड आना शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ उसने यूरो को ऊपर किया हुआ है, येन को जो है स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अगर हम नॉर्मली देखें तो जापान जो है बहुत इंटरवीन करता है कि अपनी करेंसी को लोअर लेके आए, लेकिन ड्यू टू डॉलर की वीकनेस उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा मैसिवली ऊपर जा रही है। बहुत जो है जो इनकी इकोनॉमी तक जाके वापस 110 पे आ गई, 110 पे आ गई है। और ये 105 तक थी पहले, पिछले 2-3 वीक पहले 105 तक चली गई। बिल्कुल सही, दैट्स वेरी 105 से अब 110 पे 76 से गिराया। एबी साहब ने नोट छाप के 2 बिलियन डेली के जी करेंसी को वीक करो ताकि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। अच्छा, जापान की देखिए अजीब स्टोरी है
कि उन्होंने सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इस्तेमाल कर लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने नोट छापा कि जो महंगाई होगी, डिमांड बढ़ेगा और करेंसी हमारी नीचे जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। करेंसी नीचे भी गई और उसके बावजूद डिमांड नहीं बढ़ा, डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ा और इकोनॉमी श्रिंक कर रही है ड्यू टू लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। और वहाँ अब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू हो गए। बिल्कुल शुरू हो गए। एक जापान का जो फॉल आउट का सबसे बड़ा रीज़न था, आपको शायद याद होगा 2010 में जहाँ पे सुनामी आया था यहाँ पे, और इसके बाद जो उनका फुकुशिमा पावर प्लांट जो है बहुत बैडली इंटरप्ट हुआ था, उसके बाद उनकी इकोनॉमी बहुत बैडली श्रिंक हुई है, क्योंकि उसके ऊपर उसको कंटेन करने के लिए उन्होंने अपनी काफ़ी जो है एक्सपेंसेस जो है कर दिए हैं, और अभी भी वो कंटेन कहते हैं कि 80% हुआ है, 20% स्टिल कंटेनमेंट उसकी बाकी है। तो उसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जो शिफ्ट था वो खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया, एक ये भी रीज़न है। और दूसरा ये कि फिर वहाँ से जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पुल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जापानीज इकोनॉमी की मैसिव एक्सपेंसेस वहाँ पे जब फुकुशिमा पावर प्लांट को कंटेन करने के लिए स्टार्ट हुए, उन्होंने पूरा सिटी इवैक्यूएट कर दिया, और वो आप देखें कि जो है अर्थक्वेक प्रोन हो गया है राइट नाउ। जापान में देखें कोई अर्थक्वेक आता है तो 7 to 8 जो है वो पे रेक्टर स्केल पे आता है, वो कुछ छोटा मोटा नहीं आता, बहुत मैसिव आता है वहाँ पे। तो अर्थक्वेक प्रोन होने की वजह से इन्वेस्टर जो अपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट मनी पुल भी करते जा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर जो कहते हैं बहुत अहम अगर साहब है कि वो पॉपुलेशन एज कर गई है। पॉपुलेशन भी एज कर गई है, और अगर आप जापान भी देखें तो शेल रिजर्व उनके भी राइट नाउ जो है गैस और ऑयल के, और उन्होंने एक फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने गैस के जो है रिजर्व शेल के निकालना शुरू कर दिए हैं। अगेन वही है कि अगेन दूसरे जो कंट्रीज से जो इंपोर्ट करता था गैस, अब वो भी खुद जो है अपनी इंटरनल रिसोर्सेज पे जापान तो सबसे बड़ा इंपोर्टर था ना, ये कतर गैस और बिल्कुल सही, सऊदी तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। अब वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज पे फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से वही फिर वेरी बैड फॉर कतर। बिल्कुल ये बड़ी खतरनाक खबर सुना दी। सऊदी अरब भी मैं गल्फ में था जब ये कतर का तेल गैस निकला, और उस ज़माने में कतर ने इतना ज़्यादा बोरो कर लिया था कि वी एज ए बैंकर हम लोग अब डरने लगे थे कि क्या ये डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे गैस पे। तो उन्होंने हमें यही दिखाया था एज ए बैंकर बुला के कि जी हमने इतने लॉन्ग टर्म डील्स कर लिए हैं जापान से, कोरिया से और ताइवान से, कि जैसे ही हमारा जिस दिन प्रोडक्शन पे आया एक्सपोर्ट शुरू, और उनके पास एग्रीमेंट बेस पे वो कहते थे कि हम आपको रिपेमेंट कर सकते हैं। तो ये वे बैक की बात है। बहरहाल, तो आप ये जो खबर सुना रहे हैं कि शेल गैस अब जापान में भी निकल गया, बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस विल अगेन गेट अवे। उससे पहले अमेरिका का आपने बता दिया, अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमी, चाइना नंबर 2, थर्ड तो जापान अभी भी है ना। 2 बिग इकोनॉमीज फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर बन जाए तो ऑयल का तो ये हशर होना है। बिल्कुल सही, नोबडी कैन स्टॉप इट। ये ही प्राइस ड्राइवर जो ऑयल का एक सबसे बड़ा फोकस है और रीज़न है कि जो एनर्जीज को ड्राइव करता है वो कहते हैं ऑयल होता है। अगर ऑयल प्राइसेस डाउनवर्ड आना शुरू होती हैं तो दूसरे, और अगर आप ये भी देखें कि जो इतनी एनर्जी जो है, जो कोल है, गैस है और ऑयल का भी एक और रीज़न भी है कि क्लाइमेट चेंज राइट नाउ बहुत ज़्यादा शिफ्ट फोकस किया जा रहा है कि इन जो है तीनों चीज़ों से अवॉइड करें। कोई पावर प्लांट अपने जो है कोयले से, बिल्कुल कोल से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वही फैलाता है। अगर वो ख़त्म करके वो अल्टरनेट एनर्जी जो आपकी वही बात है कि हाइब्रिड कार्स पे आ रहे हैं लोग, सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, विंड टर्बाइन की तरफ ज़्यादा इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि जो पेरिस में क्लाइमेट डील हुई है उसमें यही कहा गया है कि अब जो कंट्रीज़ में सबसे पहले जो कोल पावर प्लांट है उसको रिप्लेस किया जाए। अच्छा, आगे चल के इन फोकस जो है वो आज 50 ईयर्स का फोकस है कि रिप्लेस करें, और सोलर पावर या विंड पावर या गैस की तरफ है। गैस स्टिल जो है वो बर्नी सैंडर्स भी ये बात कह रहा है बिल्कुल, लेट्स मेक मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी, क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स and get away with the fossil fuel industry। तो ये एक बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा रीज़न एनर्जी जो है क्राइसिस का एक ये भी रीज़न है कि कोल इतना ज़्यादा नीचे आया हुआ है, ऑयल इतना ज़्यादा नीचे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो मैसिव होता जा रहा है। मतलब अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा नहीं रहा। बिल्कुल सही, you have to accept the science now। बिल्कुल सही। तो वो इतना वो कहते हैं कि मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि उसको आपको विद इन 20-25 के ईयर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेजर अपनी जो है फॉसिल एनर्जी को अवॉइड करना पड़ेगा, ड्यू टू अगर आप फिर मैसिव चेंज होता जाएगा, मतलब जो है हॉट वेदर जो है कंटिन्यूसली राइज करता जाएगा, टेम्परेचर आपका कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही, क्या हाल है, बुरा नजर आ रहा है सुबह सुबह इतनी सी गर्मी। अदनान साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, नाज़रीन हम लेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू इट फोकस। नाज़रीन, हमारे साथ अदनान अगर साहब मौजूद हैं, जो कि हैं तो बहुत यंग आदमी, लेकिन उनकी इकोनॉमिक नॉलेज को देख के मैं बड़ा हैरान हूँ। इन्होंने एकदम ऑन द डॉट जाके मारा है 2011 को। उन्होंने कहा जब अमेरिका एक लेवल पे पहुँचा डेट के, जहाँ उसकी जीडीपी का 100% बोरिंग हो गई, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ गवर्नमेंट बंद हो गई, रुक गया,
सिग्नेचर गवर्नमेंट के नहीं चल रहे थे, गवर्नमेंट वाज शट डाउन। और उसके बाद सर जोड़ के बैठे कि भाई क्या हुआ, इतना बड़ा डेट कैसे पैदा हो गया कि 100% ऑफ जीडीपी, क्योंकि दुनिया को पता है कि ग्रीस में क्या हुआ, ग्रीस में 140% ऑफ जीडीपी हुआ, तबाह हो गया मुल्क। स्पेन 120 पे पहुंचा, तबाह हो गया मुल्क। पुर्तगाल 120 पे पहुंचा, तबाह हो गया मुल्क। तो जब आप 100% ऑफ जीडीपी पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई इजी चीज़ नहीं है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अमेरिकन ने उसको सीरियसली लिया, गवर्नमेंट को शट डाउन कर दिया। फिर निगोसिएशन हुई और उनको थोड़ी सी लीवे दी गई कि ठीक है जी, आप 14 के बजाय 16 बिलियन तक खर्च कर लें, चेक वेक पास कर दिया जाए, फिलहाल हुकूमत बंद ना हो। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो अंडरलाइंग कॉज है इस इतनी बड़ी डेफिसिट का, इसको फिक्स किया जाए। उसके लिए तय पाया कि गवर्नमेंट जो है आस्ते आस्ते अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी, इनकम बढ़ाएगी ताकि जो गैप है वो कम हो जाए। तो वो सिलसिला शुरू हो गया $2 बिलियन पर मंथ की कटिंग का, इसको कहते हैं स्क्वेटर। साथ साथ लेकिन 2008 में जो कंपनियां और बड़े बड़े बैंक्स वगैरह बंद हो गए थे, उनको जो गवर्नमेंट बॉन्ड उनकी खरीदी से सपोर्ट करी थी, वो उन्होंने सोचा कि उसको कंटिन्यू किया जाए। और 2014 तक वो कंटिन्यू हुआ, 14 के बाद वो भी बंद हो गया। तो नेट रिडक्शन शुरू हो गई। पहले ये था कि 2 बिलियन की कटिंग हो रही थी, 2 बिलियन की बॉन्ड बाइंग भी हो रही थी, तो ओवरऑल डिमांड में कमी नहीं हो रही थी। लेकिन जब 2014 में बॉन्ड की बाइंग भी बंद हुई, तो नेट रिडक्शन ऑफ 2 बिलियन पर मंथ शुरू हो गया। इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड ऑफ अमेरिका कम होना शुरू हुआ। उसने इम्पैक्ट किया है वर्ल्ड वाइड डिमांड को। साथ साथ यूरोप में भी स्लो डाउन आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि चाइना वाइना में भी स्लो डाउन आ गया। और यही शायद वजह है कि डिमांड की कमी है, जापान इटसेल्फ इज सफरिंग, और सप्लाई बढ़ता जा रहा है। अगर साहब का कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि थिंग्स आर चेंजिंग कम्प्लीटली बियॉन्ड इमेजिनेशन। मिसाल के तौर पे अमेरिका इतनी बड़ा इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस था और अब एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस बनता चला जा रहा है, इतनी शेल टेक्नोलॉजी की वजह से। अभी बता रहे हैं कि जापान ने भी शेल निकालना शुरू कर दिया। सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर, मेरे ख्याल वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गैस एंड ऑयल जापान। अगर वो खुद से अपना निकालता है तो बेचारे कतर वाला का क्या हाल होगा। यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर साहब ये तो हमने ओवरऑल एक जायज़ा ले लिया, और आपकी बात बड़ी, मैं बहुत आई अप्रिशिएट कि इस उम्र में आपको इतनी ज़बरदस्त इदराक है इन चीज़ों का। अब आते हैं आपके कारोबार की तरफ। कमोडिटीज़ का आपका कारोबार है जी। ये एक तो बताइए कि कौन कौन सी कमोडिटी या कौन कौन सी करेंसीज पे अभी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है? पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो है राइट नाउ कॉटन है, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल राइट नाउ जो है वो फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा। एक वाहिद गोल्ड है जो फिजिकल भी ट्रेडिंग चल रही है, फिजिकल डिलीवरेबल भी कॉन्ट्रैक्ट है। यानी वो जो टिकट छोटे मिलते हैं आप ले सकते हैं? 10 तोला, मिनिमम 10 तोला पे डिलीवरी अवेलेबल है वहाँ पे। अच्छा। और इसके अलावा करेंसीज भी राइट नाउ जो है 6 करेंसीज लॉन्च की है एक्सचेंज ने। यूरो पाउंड है, यूरो येन है, सॉरी डॉलर येन है, डॉलर पाउंड है, डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएसडी है, कैनेडियन यूएसडी है एंड स्विस फ्रैंक एंड यूएसडी है। ओके। 6 करेंसीज राइट नाउ ये ट्रेड अभी हो रही हैं एक्सचेंज में। और रिसेंटली 3 करेंसीज जैसे मैंने आपको बताया कि कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड स्विस फ्रैंक लॉन्च हुए हैं। अभी ऐड किया जी, अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। और यूरो पाउंड एंड येन तो तकरीबन पिछले 2 साल से ट्रेड हो रहे हैं। तो ये राइट नाउ जो है एक्सचेंज का जो है प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, ऑनलाइन ट्रेडिंग अवेलेबल है, मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज पे ट्रेडिंग है, एंड अगेन बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं राइट नाउ। सेलिंग कर सकते हैं कोई, अगर जैसे कि अभी हमने बात की तो हमारे जो मेरा आपका जैसे कंसेंसस लग रहा है हम लोगों को कि हमें कमोडिटी खासतौर से ऑयल वगैरह नीचे आते हुए नज़र आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं और आप ये करेंगे कि हम सेल कर देंगे, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे आएगा तो उससे हम गेन कर लेंगे, यही होगा ना। इसी तरह अगर हम येन या स्विस के खिलाफ अगर हमारी एक सोच हो, उसी हिसाब से हम पोजीशन ले सकते हैं। तो ये बताइए कि अकाउंट खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, जैसे कि आपको फॉर्म फिल करना है, आपका यूआईएन होगा आपके CNIC के ऊपर, एंड देन आपका यूआईएन होता है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, देन आप फंड जो है वो अपने अकाउंट को फंड करते हैं। मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट 25,000 है, सबका डिफरेंट है। बिल्कुल 25,000 50,000 बिल्कुल सही। 50 या 25 जमा करते हैं, मिनिमम 25,000, मिनिमम 25 और उसका अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाता है। अच्छा, प्रोसेस वही है जैसे कि शेयर्स का अकाउंट बिल्कुल सही सेम है, वो जाएगा वहाँ पे वेरीफाई होगा नादरा से, यूआईएन आपका जो होता है, इसके यूआईएन के बाद होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। एक्सचेंज के साथ ये सबसे बड़ा अच्छा फोकस या सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इनकी यही है कि एक्सचेंज के साथ आपका अकाउंट ओपन होता है, ना कि अच्छा, आप हारिफ हबीब इज अ इंट्रोड्यूसर। बिल्कुल,
आप फैसिलिटेट कर रहे हम हैं, facilitate लेकिन कर रहे हैं। अकाउंट एक्चुअली वहीं खुल रहा है। एक्सचेंज के पास और आपकी इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे जाती है। जो सबसे बड़ा अच्छा इनका जो है रिस्क मैनेजमेंट सारी ये लोग मेंटेन करते हैं। आपके फंड जो है ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं, आप हमें फंड देते हैं, हम खुदा एक्सचेंज ना को खास्ता forward ब्रोकर को कुछ हो जाए तो उस कस्टमर को कोई कुछ असर भी नहीं नहीं है, बिकॉज ही इज बेसिकली ट्रेडिंग विद द फंड। आपके फंड हम उनको ट्रांसफर करते हैं, जब तक उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे वो आपको बैलेंस नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल प्योर जो है ट्रेडिंग कैश पे होती है। अगर आप जो है लेवरेज मतलब जो है जैसे स्टॉक में होता है T+2 वो नहीं है, T+0 है यहाँ पे। आपको पहले ही जो आज है ही fund पैसा रखवाना है, होगा तो बिल्कुल आज ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं हो सकेगा। अच्छा, और ठीक है। और इनकी रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंप्रूव्ड है। आपको जो है ऑनलाइन पूरा टर्मिनल है, आप उस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस रियल टाइम मार्जिन आपकी कोई आपने कितनी बैंक से आपको रियल टाइम बेसिस पे सब पता लगता मगर ऑर्डर देने के लिए ब्रोकर के पास आना है। जरूरी नहीं, है। दो ऑप्शन है, आपको ऑर्डर हमारे थ्रू भी लगा सकते हैं और आप खुद भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी application पासवर्ड है मिलेगा। कोई? बिल्कुल, वेब पोर्टल है इनका। अच्छा, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जी, जी। और आपने उनको पासवर्ड दे दिया तो वो जी। खुद भी ट्रेडिंग कर खुद सकते हैं। ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपसे उनको मशवरा चाहिए तो पहले उन्होंने आपको कॉल बिल्कुल किया सही। कि अदनान साहब लूँ ना लूँ, क्या करूँ, माइनस जाऊँ प्लस जाऊँ, फेवर में जाऊँ अगेंस्ट में जाऊँ, आपने जैसा एडवाइस किया उसके मुताबिक वो आपने सही। पोजीशन उनकी ले ली या वो खुद ले सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आस्ते आस्ते हमारे ये बढ़ रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कमोडिटीज़ जो है पाकिस्तान की जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं वो अभी तक ट्रेड नहीं हो रहे हैं। फार्मर्स वगैरह जो हमारे हैं उनको प्राइस डिस्कवरी में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। रिसेंटली इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, रेड चिली की ट्रेडिंग लोकल हमारी स्टार्ट हुई थी। अभी राइट नाउ उसका सीजन नहीं है तो उसकी ट्रेडिंग स्टॉप हो गई है। वैसे रेड चिली है जी, अवेलेबल है। चिली वालों कुनरी के जो लोग हैं बिल्कुल, कुनरी वो के थ्रू शिकायत trading ये हुई। करते थे कि भाई हमें सही प्राइस नहीं मिलता, हमें पता ही नहीं चलता कि इंटरनेशनली क्या पोजीशन चल रही है। एक मकामी ट्रेडर आता है, हमें बेवकूफ़ बना के सस्ते मिल सही। जाता है। तो ये जो हम फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी जो है ना लिस्ट हो जाए। और दूसरा ये भी है कि जैसे राइट नाउ अभी कुंडरी वगैरह में उन्होंने वेयर हाउस वगैरह भी बनाए। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन है, SCCP एंड PMX ने कंबाइंड जो है एफर्ट किए, बहुत जॉइंट एफर्ट किए, बहुत अच्छी PMX इज आल्सो इन्वॉल्व इन बिल्कुल, दिस, क्योंकि PMX की बदौलत ये ट्रेडिंग पॉसिबल हुई है। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया, वहाँ पे जो है वेयर हाउसिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो जिसकी वजह से हमने रेड चिली में भी ट्रेडिंग राइट नाउ स्टार्ट की है। अभी राइट नाउ सीज़न ऑफ है जिसकी वजह से ट्रेडिंग हो नहीं रही, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है। मतलब बायर्स ने जो है काफ़ी बाय किया है, सेलर्स ने भी सेल किया, और लोग अब जो है न्यू प्रोडक्ट पे ये फोकस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अब न्यू हम कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जिसके साथ साथ हो सकता है कि आगे आने वाले 5 से 6 सालों में बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉनिक आपको ट्रेडिंग, रिपीट करने के लिए कहूँगा, आपने 4 कमोडिटी का कहा, इसमें एक तो ऑयल हो गया, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉटन, इंटरनेशनल कॉटन। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉटन। तो अभी अगर हम अपनी लोकल कमोडिटी की बात करें तो सिर्फ कॉटन है, सिर्फ कॉटन नहीं, इंटरनेशनल कॉटन है ये, हमारी नहीं हमारी नहीं है। अच्छा, तो हम जैसे इंडिया में कहते हैं कि जगह जगह एक्सचेंजेस बन गई हैं और बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं, आदत बनी हुई है, उसमें बज़ाब्ते वो कीमतें बता रहे होते हैं इंडिया के तमाम बड़े सेंटर्स बिल्कुल की, सही। कि कॉटन इस वक्त मद्रास में इतने का बिक रहा है, बॉम्बे में इतना का बिक रहा है, लुधियाना में इतने का बिक रहा है। तो एक बड़ी उससे नॉलेज हो गई है लोगों को कि आर्बिट्राज कर लेते हैं, अगर देखते हैं कि मद्रास में ज़्यादा महंगा बिक रहा है तो भेज देते हैं मद्रास। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे फार्मर्स आर वेरी मच इन डार्क, दे डोंट नो। अभी मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल ह्यूमन इशू भी है कि अभी जो गंदम हमारे माशाल्लाह अल्लाह ने की फजल है, पिछले साल भी अच्छा हो गया, इस साल भी अच्छा हुआ। अभी आप चले जाए सजावल, आपको 18, 19, 20 रुपये में भी गंदम मिल जाएगा, जबकि VIP का जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको तो 33 रुपये में गवर्नमेंट ख़रीद रही है। अभी मैंने लिया वाला के इलाके का पता किया, वहाँ 20 रुपये में लोग बेच रहे हैं, VIP फार्मर 33 में वहाँ भी ले रहा है। और वो बेचारे बड़े मजबूर होते हैं, आफ्टर जो सीज़न आता है अप्रैल का, काटने के बाद दे हैव टू सेल बिकॉज दे हैव टू सेटल देयर डेट्स एंड एवरीथिंग। तो नीचे हमारा जो आम बेचारा फार्मर बहुत पिस रहा है। बिल्कुल सही। इसी तरह कॉटन भी जब आप देखें निकलता है, बिल्कुल ही सस्ते कीमत पे ताजिर लेके चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह से इस पर कुछ एफर्ट करें कि ये सारी चीज़ें लिस्टेड हों और अक्रॉस द कंट्री उसकी कीमत जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के आने से एक सबसे बड़ा जो फोकस है मिडल मैन, वो हट जाता है। हाँ, सिर्फ हाँ, डायरेक्ट वाह, फार्मर एंड जो है वाह, बायर जो है वो लिंक अप हो जाते हैं। मिडल मैन की जो कॉस्ट होती है वो हट जाती है। अभी अदनान साहब, अनफॉर्चुनेटली मिडिल मैन इज मेकिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। एक फार्मर बेचारा पूरे सीजन उसमें लगाता है, खाद डालता है, मेहनत करता है,
आखिर में वो 18 रुपये 20 रुपये kg बेच के बेचारा चला चला जाता है। वही 18 रुपये की चीज़ ये, अच्छा वो 18 रुपये से बना हुआ आटा शहर में आप देखते हैं कि 50 रुपये का बिकता है, तो कितना मैसिव फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। गांव का मैंने पूछा, मैंने कहा वहाँ से सस्ता होगा आटा, वहाँ भी 50 रुपये का आटा, वही पे जब गंदू बेचारा काट के बेचता है तो 18 का बेचता है, 20 का बेचता है, और जब पूरे साल आटा अगर लेने जाए कोई जिसके पास स्टॉक नहीं है, वीट अगर होता है तो पीस लेते हैं वो लोग, वो 50 का लेता है। तो इस पे ज़रा आप लोग काम करें कि ये ज़्यादा कमोडिटीज़ जो हमारी जो प्रोड्यूस होती हैं, इससे फार्मर्स की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से। लेकिन राइट नाउ गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इंडिया का मिसाल आपके पास मौजूद है, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। गवर्नमेंट ने हमारी इनिशिएटिव, इसका गवर्नमेंट भी इसके पीछे बहुत मैसिवली वर्क कर रही है। एक इनका सबसे बड़ा अच्छी चीज़ ये कि ये सेक्टर रिपोर्ट भी हुआ करेगा, क्योंकि कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि रिपोर्टेड सेक्टर ही नहीं है, कि रेड चिली अगर हमारे यहाँ पैदा हो रही है, अगर एक्सचेंज पे ट्रेड हुआ करेगी तो एक रिपोर्टेड सेक्टर हो जाएगा कि इतनी प्रोडक्शन हुई, इतनी सेल हुई, और उसके बाद प्राइस का अगर आप अप एंड डाउन जो होता है तो प्राइस का भी एडवांटेज फार्मर। और सबसे बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट नाउ, मिडलमैन खत्म होता है, डायरेक्ट बायर सेलर आपस में मिलते हैं, तो उससे प्राइस पे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, प्राइस कम हो सकती है। वो उस जो मिडलमैन का मार्जिन था वो चला जाएगा फार्मर के पास चला जाएगा, है ना, मैक्सिमम उसको चला जाएगा, तो वो चला जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी जो है चीज़ें और इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी फार्मिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इंडिया में जो है राइट नाउ मिडलमैन फोकस खत्म हो गया है। तो यही चीज़ पाकिस्तान में अब जैसे एक प्रोडक्ट देखें उन्होंने स्टार्ट की है, प्लीज़ ये अल्लाह के नाम पे कर दें आप, इंशाल्लाह ये जो है आगे चल के बहुत सारी हमारे फार्मर्स बड़े गरीब हैं बेचारे, बहुत तकलीफ में हैं, आगे चल के नहीं, उनका पेट भर के खाने नहीं मिलता उनको। SECP इसके ऊपर काफ़ी जो है वर्क कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि राइट नाउ जो है हमारे कितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो एक एक करके लिस्ट होना यहाँ पे शुरू, और यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये रेड चिली का एक्सपीरियंस बताइए, जब ये आया तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा पड़ा है। फार्मर्स जो है पहले उनको पता ही नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है, और इसी तरह वेयर हाउस में हम अपना माल दे दें और हमारा ऑटोमेटिक सेल हो के वहाँ से चला जाए। बहुत अच्छी चीज़, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको इस तरह अच्छा लगा। रेड चिली इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गेटिंग ए फेयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा में तो रौनक आ गया होगा। बिल्कुल सही, हाँ, ये बहुत वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग का सिस्टम भी लॉन्च हुआ कि उन्होंने जो है अपने वेयर हाउस में माल दे देते थे। विजिट दैट प्लेस अगेन, सी द चेंज। तो देखिए ना, चिली तो एक लिमिटेड है, लेकिन आप सोचें गंदम के प्रोड्यूसर्स सिंध से लेके केपी तक कितनी बड़ी तादाद में है, और अगर उनकी आप लाइफ इंप्रूव कर दें तो अल्लाह उसका सलाह देगा आप लोगों को। एक इसके लिए बहुत बड़ा फोकस ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अवेलेबल होती है तो एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग सिस्टम, जैसे पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ल्ड वाइड चले जाएँ, दुनिया भर में आप देखें, स्पेशली यूरोप साइड पे देखें, तो आप जगह जगह देखेंगे आपको वेयर हाउसेज नजर आएंगे। हम पहले कहते थे कि यार ये क्या इससे अर्न करते होंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो अर्निंग के। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस में फ़ायदा यही होता है कि आपने अपना चीज़ें रखाई, आपको कोई वेयर हाउस परचेज करने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट एक स्पेस बुक की, आपने अपनी चीज़ें रखी और आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। आपने अगर रिसीट आपको मिलती है, अगर आपको किसी को माल डिलीवर करना है, आपने उसको रिसीट दी, वो खुद जाके पिक कर लेगा। अच्छा, रादर देन आपको जो है उसको डिलीवर करने की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूरोप में काफ़ी ज़माने से चल रहा है। यानी कि जैसे कि वीट का प्रोड्यूसर, जो मैंने कहा कि वो बेचारा लेके आता है रोड के ऊपर, वो तराजू लेके खड़ा होता है, वो मिडलमैन का आदमी, वो जो रेट दे देता है बेचारा लेके जाएगा, वो आगे जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इन्वॉल्व। इसी तरह आप गन्ने की काश्त को देखिए, आप गुजरे होंगे मिलों के पास से, वो बेचारे वो अपना माल लेके 6-6 दिन उसी ट्रॉलर पे सो रहे होते हैं, फिर बड़े नखरे करके वो लेता है मिल वाला, रसीद दे देता है, फिर पैसे देता है नहीं देता उसकी मर्जी है, और बड़े बड़े बहाने करते हैं। तो ये अगर आप लोग कर देना, इससे आप यकीन मानिए मुल्क के बहुत बड़ी आबादी आप लोगों को दुआ देगी। बिल्कुल सही, नहीं वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस सबसे कम, मतलब जो वहाँ जहाँ पे प्रोडक्शन होती है इन चीज़ों की, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग से आपका मतलब है कि जैसे मेरे पास अगर मिसाल पैसा है, मैं चला जाऊँ लिया, वहाँ जाके बहुत बड़ा वेयर हाउस बना दूँ कि जो भी सीजन का चीज़ है ले आओ, हैं वहाँ पे दाल भी बहुत होता है। अब वो ऐसा होगा कि ए आपके पास पर्सन आता है, आपके पास वीट लेके आता है, वो कहता है मेरे पास इतनी वीट है, आपने उससे वीट ली, सारा वेट चेक किया, क्वालिटी चेक की, इसके बाद आपने उसको अपनी सील लगाई और अपनी प्लेस पे उसको रख दी। इसके बाद आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट दे देंगे। अब 3 दिन बाद वो आता है और उसके बाद आपको कहते वो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट लेके कोई उनका सेकंड मैन आता है जिसने इसको परचेज कर लिया, वो रिसीट आपको देगा, आपने इसको माल डिलीवर किया, दैट्स इट, वो लेके चला गया। उसको अपना वेयर हाउस रखने की ज़रूरत नहीं है फार्मर को, और दूसरा उसकी चीज़ सिक्योर एंड सेफ होती है अगर वहाँ पे रखते हैं। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आपको जो है किसी को माल डिलीवर करने का प्रॉब्लम नहीं है, वो आता है खुद ही आपको रिसीट देता है, माल लेता है, चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूरोप में बहुत, ये चीज़ मैंने कीनिया में देखी थी, और मैं उस ज़माने में एबीएन एमरो में जॉब करता था, तो वहाँ पे वारंट कहते थे उसको। तो वहाँ ये था कि आप टी लेकर आ जाएं या कॉफ़ी लेकर आ जाएं और रख दें, और दैट्स इट।
उसके बाद जो परचेज़र है वो वारंट जो आपको रिसीव हुआ था उसको दे दिया आपने, वो जाएगा उसके थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट कर बिल्कुल देगा। सही। और उस पर पता है क्या हुआ था कि हमें इक्विटी की ज़रूरत ही नहीं होती थी उस ज़माने में। कीनिया में ज़्यादातर जो टी और इसके एक्सपोर्टर थे वो इंडियन पाकिस्तानी होते थे। अब बहुत छोटे से कैपिटल लेके स्टार्ट करते थे कारोबार, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था तो हमें उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता था। हम तो वारंट को देखते थे और हमें पता था कि सिक्योर्ड हाउस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है चाय या कॉफ़ी, एज लॉन्ग उसने उसको ब्लेंडिंग थोड़ी बहुत कर दी, वहीं कर दी, यहाँ नहीं, कहीं और नहीं। और शिप पे पहुंच गया तो हमारा पैसा तो कैश हो गया, कोई रिस्क नहीं होता। तो बहुत हम लिवरेजिंग बहुत ज़्यादा करते इससे हैं। ये भी फायदा होता है कि जो बायर होता है वो अगर कराची में बैठा है और उसको, अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको एबटाबाद में इतना दूर जाके बाय करना है, तो देखता है कि यार यहाँ पे इतना मेरी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वो पूरी कंट्री में चेक कर सकता है कि यार जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, जो प्राइसिंग मुझे चाहिए, वो इस वेयर हाउस में अवेलेबल है। वो वहाँ से जो है फ़ोन करता है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर मतलब जो सेलर है उसको कॉल करता है, देन वो बाय करते हैं आपस में, और वहीं से जो एबटाबाद से वो माल उठा के आराम से यहाँ पे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग का ये बहुत एडवांटेज है, उसको पूरे मुल्क में घूमने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम पे देख सकता है, सिस्टम पे बैठ के देख सकता है कि उसको पता है कि लिया में अभी 20,000 टन पड़ा हुआ है और सजावल में 10,000 पड़ा हुआ है, उसके टोटल रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, तो उसने यहाँ से 10 उठा लिया, वहाँ से 30 उठा लिया और उसको ले आया, कंबाइन किया और फिर वो लेके आ गया। तो उसको जो है हर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक देख सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बैठ के कि कितना वेयर हाउस में क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबिलिटी नहीं है। इससे ये बहुत एडवांटेज है कि ये चीज़ें रिपोर्ट भी होना शुरू हो जाएंगी, हमें ये भी पता लगेगा लोकल एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी प्रोडक्शन हुई, और जनरल पब्लिक को ये भी पता लगेगा कि ये हम जैसे देखते रहते हैं कि अक्सर हमारी चीज़ों के डेफिसिट हो जाते हैं जिसके हमारे सरप्लस होते हैं, वो लोगों की मिडलमैन की वजह से डेफिसिट पैदा हो जाते हैं। तो लोगों को भी पता लगेगा कि इन चीज़ों का रियल डेफिसिट नहीं है, बेसिकली ये जो है स्टोरेज किया जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग के ये बहुत एडवांटेज है कि अगर लोकल वेयर हाउसिंग लोग अच्छा, ये जो होर्डर्स का मामला भी कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा माल रुका हुआ है, और यही चीज़ अगर गवर्नमेंट अगर फोकस करे और वेयर हाउसिंग जो लोकल वेयर हाउसिंग है उसको ख़त्म करवाए और इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस इंट्रोड्यूस करवाए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सबको पता लगेगा कि ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है, रादर देन डेफिसिट नहीं है हमारे पास, सरप्लस पड़ा हुआ है। कोई प्राइसेस को मतलब जो है प्राइसेस इससे मैसिवली राइज नहीं करेंगे। जो हम देखते हैं लोग, अभी रमज़ान जैसे आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस जो है ऑटोमेटिकली की कीमत बढ़ती है डेट की, 10-20-30%, लेकिन अगर हमें पता हो कि डेट पूरे मुल्क में बहुत पड़ा हुआ है और फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई यहाँ महंगा दे रहा है तो हम दूसरी जगह से परचेज के लिए, तो वो कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। और इससे गवर्नमेंट भी इन्फोर्स कर सकती है कि ये आपने क्यों स्टॉक किया हुआ है, आप उसको सेल करें, आप स्टॉक करके जो है प्राइस को क्यों बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। जैसे अभी तो कितनी बार गवर्नमेंट को खुद नहीं पता होता कि यार यहाँ पे इतना मैसिव स्टॉक पड़ा हुआ है, और बाद में उनको आंखें खुलती हैं उनकी कि ये जो गंदम का जो होता था, अंधाधुंध रेड करते थे कि जी यहाँ पता चला एक फैक्ट्री है उसके अंदर गंदम पड़ा हुआ था, एक अंदाजे से या मुखबरी से, लेकिन जब ये हो जाएगा तो ये तो खासा कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए आपके कस्टमर बेस अभी कितना बड़ा है? हमारा राइट नाउ जो है एक्सचेंज के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास लार्जेस्ट कस्टमर हैं, तकरीबन जो है हमारे पास कुछ 4 से 5 हज़ार क्लाइंट हमारे पास खुद के ही हैं। और उसके बाद क्लाइंट का फोकस एक सबसे बड़ा इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, तो आप पाकिस्तान नहीं आउटसाइड भी पाकिस्तान जाते हैं, कोई कितने हमारे क्लाइंट मिडल ईस्ट से भी हैं, वहाँ पे भी बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ आपको जो है मनी ट्रांसफर करनी है, आपसे पासवर्ड लेना है, बिल्कुल सही, अकाउंट नंबर लेना है, दैट्स इट। ऑनलाइन लोग मनी ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट में, उनके फ़ौरन उनके शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद जो है ट्रेडिंग कहीं पे भी किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री पे आप बैठ के, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे आप बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डायरेक्ट आपको ऑनलाइन जो है ट्रेडिंग अवेलेबल होती है। और हमारी असिस्टेंस जो है, अगर हम आउटसाइड कोई कंट्री होता है तो उसको हम जो है दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू हम जो उनके साथ लिंकअप रहते हैं, एक्सचेंज हमारी फेसबुक वगैरह पे भी आप लोग, बिल्कुल सही, फेसबुक है, व्हाट्सएप, वहाँ पे एडवाइस देते रहते हैं कि भाई, सो द होल 4,005 पीपल आर कनेक्टेड विद यू ऑल द टाइम। और एक और भी सबसे बड़ा एडवांटेज आज आपने ये शो किया, ये आ जाएगा आपके वेबसाइट, बिल्कुल सही। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली गोल्ड जो है वो पूरी दुनिया में एक ही रेट चल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको अगर हमारे पास राइट नाउ, क्योंकि कभी आप देखें अमेरिका में सुबह होती है तो हमारे यहाँ रात होती है, तो ये भी एक फोकस अच्छा रहता है कि यार चलें मार्केट में प्राइस तो सबकी सेम रहनी है ना। अगर हमारा कोई इन्वेस्टर जो है यहाँ से यूरोप या यूएस की तरफ जाता है तो वो ये फोकस नहीं रखता कि यार क्या करूँ, मुझे तो प्राइस यहाँ अलग वहाँ अलग, प्राइस सेम ही है। तो ये भी अच्छा, यही आपने जो इलेक्ट्रॉनिक की बात की, अब पूरे दुनिया में गोल्ड की कीमत एक हो गई, बिकॉज एवरीवन इलेक्ट्रॉनिक। यही चीज़ हमारे बाकी चीज़ों पे भी हो सकती है, गंदम, चावल, चीनी,
ये सब पे ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी इज़ देयर, और उस पर अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन, और आप लोग भी हेल्प कर रहे हैं, PSX भी कर रहा है। इंशाल्लाह ये फार्मर्स के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी चीज़। इंशाल्लाह ये चिली ने स्टार्ट अच्छा लिया है, अच्छा स्टार्ट हुआ है। एक एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। अगर चिली भी हो सकता है तो बाकी सब चीज़ों पे हो सकता है, और उससे बहुत बड़ी तादाद में फार्मर्स की ज़िंदगी इंप्रूव हो जाएगी। अगर साहब बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रेंड्स इन कमोडिटी प्राइसेस पे हमने बात की, आखिर में हमने कवर किया कि किन किन चीज़ों पे पाकिस्तान में ट्रेड हो रही है। और अगर साहब ने ज़बरदस्त बात बताई है कि चिली से स्टार्ट हो गया, और इंशाल्लाह अब तमाम कमोडिटीज़ इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग के ज़रिए सब कंट्रोल में आ जाएंगी, और मिडिल मैन ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। इससे फार्मर की जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है फार्मर्स के लिए। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेस बनाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, और उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लिंकअप हो जाएगा तो ये सारे जो होर्डिंग शोर्डिंग सब ख़त्म हो जाएगी और मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त तरक्की आ सकती है। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।